हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका की, जहां पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और यहां तक कि इनकी स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ किया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहे हैं और कल देर रात तो जो सभी 26 कैबिनेट मिनिस्टर थे श्रीलंका में, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। हालांकि जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्सा, वो अभी भी बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई श्रीलंका में अभी चल क्या रहा है, तो श्रीलंका में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पिछले कई दशकों का ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है और इसकी वजह से लोग सड़कों पे आ चुके हैं। और इसको देखते हुए वहां की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है, यहाँ तक कि उनको इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ी ताकि प्रोटेस्टर से डील किया जा सके। और कल देर रात तो जो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक साथ रिजाइन कर दिया है। हालांकि जो महिंदा राजपक्सा हैं, जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी भी अपने पद पे बने रहेंगे। और ये क्राइसिस ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ ए सडन आया है। इसकी जो उम्मीद की जा रही थी, बहुत टाइम से की जा रही थी। जैसे कि रेटिंग एजेंसीज ने ऑलरेडी इसके बारे में काफी पहले से वार्न किया था। और संडे की अगर यानी कि कल की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ने जो पेरादानिया यूनिवर्सिटी है वहां के बाहर प्रोटेस्ट किया इस इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के। और पुलिस को उनके ऊपर टीयर गैस और वाटर कैनन का यूज करना पड़ा ताकि उनको हटाया जा सके, क्योंकि वहां पे वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है और उसको ये लोग मान नहीं रहे हैं और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। यहाँ तक कि कई सैकड़ों लोग अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर के कैपिटल कोलंबो में इकट्ठे हुए। हालांकि उनको जो अपोजिशन लीडर सचित प्रेमदासा हैं, उनके घर के आसपास रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। और अब अगर बात की जाए कि भाई श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बीच में प्रोटेस्टर से डील करने के लिए, तो इन्होंने सैटरडे को जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इन सभी को बैन कर दिया था ताकि जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इस बैन को कल यानी कि 3 अप्रैल की आफ्टरनून को रिमूव करना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि जो पीएम के बेटे जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं नमल राजपक्सा, इन्होंने इसके अगेंस्ट बात करी थी। इसके अलावा 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था जो कि सैटरडे शाम को 6 बजे शुरू हुआ था और आज सुबह 6 बजे तक रहना था। और इस बीच में कम से कम 664 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो कि इस कर्फ्यू को वायलेट कर रहे थे। और ये जो कर्फ्यू और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने के पीछे का कारण है वो ये था कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे प्रोटेस्टर के द्वारा और वो कह रहे थे कि भाई संडे को आप इकट्ठा हुई प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो टियर गैस है प्रोटेस्टर को रोकने के लिए, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये उसको रीफिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो टफ लॉज हैं श्रीलंका में, वो मिलिट्री को अलाउ करते हैं कि कोई भी अगर सस्पेक्ट है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए विदाउट एनी ट्रायल। और मिस्टर राजपक्सा का इस बीच में कहना है कि भाई जो ये इमरजेंसी लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है ताकि पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा वहां पे 13 घंटे का ब्लैकआउट्स भी किया गया, इवन स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास इतने भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं है कि वो डीजल को खरीद पाए, फ्यूल को खरीद पाए। इस बीच में पावर मिनिस्टर पवित्रा वनीराची का एक मैसेज आया था कि भाई हमने ऑफिशियल को इंस्ट्रक्ट किया है कि जितनी भी देश भर में स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि पावर को बचाया जा सके। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो आज की डेट में चल रहा है, ये मेनली है जो कि इस गवर्नमेंट ने और पिछली गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया है। और 2019 में जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्सा, इन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत सारे टैक्स कट प्रॉमिस किए थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इनकम प्रभावित हुई है। और इस बीच में आया कोविड 19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से जो इनके मेन सेक्टर है जैसे टूरिज्म है, इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं जो श्रीलंकन बाहर काम करते हैं, वो इम्पैक्ट हुई और इनके फॉरेक्स रिजर्व इतने कम हो गए कि ये अब पे ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अपने डेट को ना ही कुछ इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कंट्री के फॉरेन रिजर्व की, तो ये इतने ज्यादा कम हो चुके हैं कि पिछले 2 साल में 70% से ज्यादा कम हो चुके हैं। लगभग 2.3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रह गए थे फरवरी में। और इसकी वजह से जो कंट्री इंपोर्ट करती है यानी कि दूसरे देशों से सामान खरीदती है, वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा इस साल में इनकी 4 बिलियन यूएस डॉलर की डेट पेमेंट्स हैं जो कि इन्होंने पे करनी है रेस्ट ऑफ द ईयर में। तो आप देख सकते हैं कि डेट को पे करने के लिए भी इनके पास सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन हो सकता है आने वाले टाइम में और भी खराब हो। अगर फॉरेन रिजर्व के हिसाब से बात की जाए तो सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व चाइना के पास है 3.4 ट्रिलियन के आसपास, जो कि इंडियन ओवरऑल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। इसके बाद जापान के पास
1.38 ट्रिलियन के आसपास, स्विट्जरलैंड के पास 1.1 ट्रिलियन और चौथे नंबर पे आता है हमारा भारत, जहां पे 617 बिलियन के आसपास का फॉरेन रिजर्व है एज ऑफ 25 मार्च 2022। और इसी लिस्ट में अगर आप श्रीलंका को देखेंगे तो वो 123वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि 15 मार्च को उनके पास सिर्फ 2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व रह गया था। और अगर कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान को देखें, जिनकी की खुद इकोनॉमी बहुत ही खराब है, उनके पास भी लगभग 12 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की हालत बहुत ही खराब है। इनका जो फरवरी में इन्फ्लेशन है वो 17.5% हो गया है, जो कि 2015 के बाद अभी तक का हाईएस्ट है। अगर फूड आइटम्स की बात की जाए तो वहां पे 24.7% का इन्फ्लेशन देखा जा रहा है और नॉन फूड में 11% के आसपास का। और जनवरी में जो इन्फ्लेशन था 16.8% था, तो वहां से भी फरवरी में बढ़ा है। और इन्फ्लेशन इसके अलावा बढ़ने का एक और रीजन ये है कि इन्होंने अपनी लोकल करेंसी को डिवैल्यू किया है। उसके अलावा जो इंपोर्ट लिमिट्स हैं हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स पे, उसको इम्पोज किया है, जिसकी वजह से जो वैल्यू चेन है डिसरप्ट हो गई है और कंज्यूमर प्राइसेस जो कि पहले से ही बढ़े हुए थे और बढ़ गए हैं। अगर हम कंपैरिजन के लिए देखेंगे भाई, श्रीलंका का जो 17.5% है क्या बहुत ज्यादा है? तो अगर दुनिया में जनवरी 2022 के डेटा के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है वेनेजुएला में है 1198%। तो इस कंट्री की तो हालत बहुत ही खराब है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ज्यादातर कंट्री हैं वो मिडल ईस्ट के हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, जहां पे ऑलरेडी बहुत ही हालत खराब है, जैसे सूडान का 340%, सीरिया का 139%। और अगर सबसे कम इन्फ्लेशन की बात की जाए, इवन रादर डिफ्लेशन भी, तो रुवांडा में तो 2% का डिफ्लेशन चल रहा है, यानी कि यहाँ पे मनी की वैल्यू लगातार कम हो रही है। और इसी लिस्ट में आप देखेंगे कि जापान में सिर्फ 0.6% का इन्फ्लेशन है, सऊदी अरेबिया में 1.1%। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का इन्फ्लेशन आप मार्च 2021 से देख सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट फरवरी में लगभग 6.07% है। नहीं तो ये नॉर्मली 2 से 6% के बीच में रहता है। इसके अलावा अगर जॉब लॉसेस की बात की जाए तो कोविड 19 के आने के बाद श्रीलंका का जो मेन रेवेन्यू सेक्टर था वो टूरिज्म था। वहां बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, लोग अब ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, श्रीलंका में जा नहीं रहे हैं, तो उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो उनके एम्प्लॉयज बाहर काम करते थे वो रेमिटेंसेस भेजते थे, जो कि इम्पैक्ट हुआ है बहुत बुरी तरह कोविड 19 की वजह से। और यहाँ पे जॉब लॉसेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और यहाँ पे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। यहाँ पे $3.20 से अगर कोई कम पे डेली इनकम कमाता है तो उसको पुअर बोला जाता है एज पर डेफिनेशन, जिसकी की अगर हम संख्या की बात करें तो 2020 में 11.7% की गरीबों की वृद्धि हुई थी। और पिछले साल यानी कि 2021 में 9.2% से ये यहाँ पे पुअर लोगों की संख्या बढ़ी है एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस बीच में श्रीलंका की कोई मदद नहीं कर रहा है, तो भारत काफी बढ़ चढ़ के इसमें मदद कर रहा है। जैसे कि 17 मार्च को भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी श्रीलंका को दी थी कि भाई अगर आपको इंडिया से कुछ भी सामान खरीदना है तो आप इस क्रेडिट फैसिलिटी का, जिसमें कि बहुत ही कम इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उसको यूज करके आप इंडिया से सामान खरीद सकते हैं। और ये किया गया था जब श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्सा इंडिया आए थे। और इसके बाद इसके अलावा जो 40,000 मैट्रिक टन का डीजल है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्यूल की कमी चल रही है, वो भी सैटरडे को श्रीलंका में पहुंचा है इंडिया के द्वारा। और ये चौथा ऐसा मदद थी जो कि भारत ने श्रीलंका को दी है डीजल के रूप में। इसके अलावा ट्रेडर्स ने भी लगभग 40,000 टन जो राइस है उसको लोड कर दिया है शिपमेंट के लिए श्रीलंका में, ताकि वहां पे मेजर जो फूड एड है वो प्रोवाइड की जा सके। तो भारत तो बहुत ही बढ़ चढ़ के इधर हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। इसके अलावा श्रीलंका की गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बात कर रही है कि भाई जो उनकी फॉरेन डेट को पे ऑफ करना है उसके ऊपर कुछ देखा जा सके। और इसको इसके चलते इन्होंने अपनी करेंसी को भी डिवैल्यू किया है इस डिस्कशन से पहले। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसके कोई अर्ली साइंस भी मिले थे श्रीलंका को, या ऑल ऑफ ए सडन हो गया, उनकी गवर्नमेंट कुछ डील ही नहीं कर पाई? तो इसके डेफिनेटली अर्ली साइंस मिले थे। जैसे कि एशियन डेवलप्ड बैंक ने 2019 में श्रीलंका को ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी बोला था, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो आप बाहर के देशों को अपने फॉरेन रिजर्व ज्यादा पे कर रहे हैं और आपके एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो फॉरेन रिजर्व कम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके फॉरेन रिजर्व लगातार कम होते रहेंगे। इसके अलावा जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो जितना टैक्स के रूप में जनरेट कर रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, तो इस वजह से ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी की प्रॉब्लम ये झेल रहे थे। और इसके बाद बावजूद भी इन्होंने टैक्स कट लोगों को दिए, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था। तो इस वजह से श्रीलंका में इस प्रॉब्लम के साइन बहुत ही पहले से दिखाए गए थे। इसके अलावा दिसंबर 2021 में जो फिच है रेटिंग एजेंसी,
उन्होंने श्रीलंका की जो सॉवरेन रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया था, ट्रिपल सी से डबल सी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इतनी तेजी से कम हो रहे हैं कि ये आने वाले महीनों में श्रीलंका अपनी डेट पेमेंट पे डिफॉल्ट कर सकता है, और जब भी डिफॉल्ट का चांसेस होता है तो रेटिंग कम हो जाती है, और आगे उनको कभी भी पैसा चाहिए होता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो अब जो भी जो दुनिया भर की एजेंसीज हैं जो कि ऐसे में सपोर्ट करती हैं, वो भी श्रीलंका को कोई भी सपोर्ट देने में घबराएंगी। तो श्रीलंका के लिए काफ़ी मुश्किल भरा टाइम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह से वो अभी जितना भी पैसा रिक्वायर्ड है उसको अरेंज करें, और फटाफट जो उनके सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं वो किसी तरह से रिकवर करें, ताकि उनकी रेवेन्यू कलेक्शन हो सके और किसी तरह से वो रास्ते पे आ सकें। लेकिन अभी के लिए तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली डील करना पड़ेगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।